हाय माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और अभी जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक कैंसिल भी हो चुके हैं, लेकिन जो पर्पस होता है हमारा वो होता है मेन टू गेन द नॉलेज। तो जो भी इस फर्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशन में दिया हुआ है वो हम गेन कर लेते हैं। बाद में आप एग्ज़ाम के टाइम पे उसको मत पढ़ना जो नहीं है उसके अंदर। देयर इज़ नो नीड टू रिवाइज इट, but now we will revise the whole chapter and the concept which we have learned. So the first one, gravitation. As you can see, the 15 concept I have written over here, and the first one is gravitation. Gravitation, this is the name of the chapter, और यही हमारा first topic भी। तो gravitation means just, it is not just belongs to only the planet Earth, but belongs to other planet too. But as we live on Earth, so it is more important to connect it with planet Earth. So that's why gravitation. तो क्या है gravitation? means एक टाइप का force है. It is a type of force which pull the other objects towards it. तो जो भी कोई planet होता है उसकी जो force है उसका चीज़ों को pull करने का, अपनी तरफ attract करने का, उस force को ही हम लोग क्या बोलते हैं? gravitation. तो वही एग्ज़ाम्पल जो था न्यूटन का कि वो बैठे थे और एप्पल गिरा, वही एग्ज़ाम्पल दिया था। तो हर एक का अपना अपना, तो इसमें ग्रेविटेशन में ये भी बताया गया कि हर एक चीज़ का अपना अपना फोर्स होता है। कि एप्पल गिर रहा था, एप्पल का भी अपना फोर्स है, एप्पल का एप्पल ट्री का बोल लो अपना फोर्स है, वो अपना फोर्स लगाएंगे, अर्थ अपनी ग्रेविटेशन का फोर्स लगाएगी, और जिसका फोर्स ज़्यादा रहेगा उसी के हिसाब से फिर आगे वर्क हो जाता है। तो यही था ग्रेविटेशन के अंदर कि फोर्स विच अट्रैक्ट और पुल द अदर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट। नेक्स्ट में आ जाते हैं फोर्स एंड मोशन। एज़ यू नो, मोशन जो आता है इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एनी फोर्स। फोर्स होगा तो मोशन होगा। जैसे सन के अंदर फोर्स है, अर्थ के अंदर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसी की वजह से क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। तो मोशन इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ फोर्स। तो फोर्स अपना पावर हो गया, कैपेसिटी हो गई टू पुल द थिंग्स, या फिर वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया टू पुल द थिंग्स। लेकिन फोर्स मीन्स क्या हो गया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ के फोर्स हैं। बस यहाँ पर मेन ये है कि फोर्स जो है इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और सिर्फ मूव ही नहीं, तो आपको स्टॉप करना है तो भी। तो यहाँ मेन कनेक्शन जो फोर्स और मोशन का ये है कि मोशन मूव करेगी कोई चीज़ जब उसके ऊपर कोई फोर्स होगा, अदरवाइज इट कैनॉट। नेक्स्ट वन आ जाते हैं सर्कुलर मोशन। तो मोशन के भी बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें से यहाँ पर लिया सर्कुलर मोशन बिकॉज दे आर ट्राई टू टीच अस अबाउट दी सोलार सिस्टम कि वो कैसे काम करता है, क्या प्लैनेट्स की ये जो फोर्स है वो आपको समझ में आए, अपना सोलार सिस्टम और यूनिवर्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से बहुत कनेक्टेड होती है। ये सिर्फ ये नहीं कि साइंटिस्ट जो रिसर्च करें उन्हीं के लिए यूज़फुल है, इट इज़ ओनली यूज़फुल टू देम और टू द टीचर्स हु आर टीचिंग। नहीं, ये हर एक की डे टू डे लाइफ में भी यूज़फुल होता है, बट इट नीड टू कनेक्ट विद दोज थिंग्स, वो हमें आना चाहिए। देखते हैं सर्कुलर मोशन। इसमें हमने लिया था एग्जांपल, एक गर्ल ने शी हैज़ टाई अ स्टोन अप, यू रिमेंबर दैट पिक। तो वो उसको सर्कुलर मोशन में घुमा रही थी। तो वही है, कोई चीज़ अगर राउंड घूम रही है तो इट मीन्स वो हो गया सर्कुलर मोशन। तो सोलर सिस्टम में यही होता है कि वो राउंड घूमते हैं। वैसे तो एग्जैक्ट सर्कल नहीं है, लेकिन सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं हम, जो सर्कल में होता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सर्कुलर मोशन जो पॉसिबल है उसमें एक्चुअली फोर्स कहाँ अप्लाई करना पड़ता है। तो फोर्स इज नीड टू बी अप्लाई इन दिस सेंटर। तो दैट इज़ वाई दैट फोर्स विच इज़ अप्लाई इन द सेंटर दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो बस यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था, सेंट्रीपिटल फोर्स, कि बीच में फोर्स लगता है जिसकी वजह से बाकी सब क्या होते हैं? मूव होते हैं। उनका भी अपना फोर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सन जो है वो फोर्स अप्लाई करता है on the other planets, that's why they move around the sun. तो यही है सर्कुलर मोशन, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन इतना सा नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं इन्होंने। पर ये भी है कि सेंटर में ही फोर्स लगाना पड़ता है। वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ वॉच ऑल्सो, कि बीच में ही सेंटर में ही सब मशीन वगैरह अंदर लगी होती है, अगर आपने ओपन करके देखा होगा। और जो उसका फोर्स है वो एकदम सेंटर में ही अप्लाई किया जाता है। जो उसकी नीडल्स होती हैं, चाहे वो मिनट्स की हो, आवर्स की हो या सेकंड की हो, वहीं पे अप्लाई किया जाता है। और मैंने स्विंग का भी एग्जांपल दिया था, झूले का भी। नेक्स्ट में आ जाते हैं केपलर लॉ। ये इसमें इंपॉर्टेंट है और आपको ये बाय हार्ट करना पड़ेगा जो भी उसमें दिया हुआ है। ये एक चीज़ है, बाकी तो आप समझ के लिख सकते हो। केपलर लॉ में जो केपलर थे उन्होंने 3 लॉ बताए थे। तो फर्स्ट लॉ उनका यही था कि ये जो प्लैनेट होते हैं विच रिवॉल्व
अराउंड द सन, दैट इज़ नॉट इन अ सर्कुलर पाथ नहीं होता, इट इज़ नॉट अ सर्कुलर पाथ, इट इज़ अ टाइप ऑफ इलिप्स होता है जो बीच में से थोड़ा सा, यू हैव सीन दी डायग्राम, तो वो शेप में होता है, इलिप्स शेप में होता है। फिर सेकंड उन्होंने बताया कि जो एरिया होता है, एरिया जो स्वैप करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर लेंथ जो होती है वो इक्वल होता है, जैसे कि यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, एक छोटा सा था, फिर उसके आगे एक और डायग्राम बनाया था ना, ABCDEF करके था, किसी में एक थोड़ा सा वो ब्रेथ उसकी ज़्यादा दिख रही थी, फिर एक में थोड़ा सा लॉन्ग था, फिर एक में ज़्यादा ही लॉन्ग था, लेकिन जो एरिया था वो इक्वल, मतलब एक का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर 72 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो अदर 2 आर ऑल्सो 72 स्क्वायर सेंटीमीटर, और वो एरिया कवर भी उतने टाइम में होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 आवर्स में हो रहा है तो अदर विल बी इन दी 5 आवर्स। ये हमको यहाँ पर केपलर ने सेकंड लॉ में बताया था, तो कुछ जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड द थर्ड वन उन्होंने बताया था इसमें K = T²/R²। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की थी, ये हमें एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि ये जो भी रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड में, तो ये T वो टाइम था, कितना टाइम लगता है कुछ पर्टिकुलर एरिया कवर करने में, और R मीन्स हो गया डिस्टेंस, प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, तो वो एक रेशियो बन जाता है। तो अगर आपको डिस्टेंस मालूम है तो आप टाइम फाइंड आउट कर सकते हो कि अर्थ कितना टाइम लेगी सर्कुल में, पूरा इसका सन का एक राउंड मारने में कितना टाइम लगी, हाउ मच टाइम इट विल टेक अ वन कंप्लीट राउंड। और अगर आपको राउंड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है कितना कवर करेगी, तो आप टाइम बता सकते हो। तो टाइम और डिस्टेंस का यहाँ पे रिलेशन बताया था, तो फिर वो इसकी हेल्प से हम बहुत कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब केपलर के लॉ को ही और आगे डिटेल में स्टडी किया और आगे और डेवलप किया न्यूटन, साइंटिस्ट न्यूटन ने। उन्होंने बताया यहाँ पर, उन्होंने भी अपना एक ग्रेविटेशन का लॉ बनाया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल मीन्स कि वो अभी ऑल ओवर द, आप कहीं पर भी जाओ एप्लीकेबल ही है वो, यूनिवर्सल वर्ड आ जाता है। तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया यहाँ पर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने पहले ये बता दी कि हर एक ऑब्जेक्ट में, यूनिवर्स की कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उनके अंदर अपना अपना फोर्स होता है और वो एक दूसरे के ऊपर अपना फोर्स अप्लाई करते रहते। जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट होंगे, उन्होंने एग्जांपल भी दिए थे डू यू नो करके वहाँ पे, कि अगर आप बैठे हो और आपके बाजू में आपका फ्रेंड बैठा, तो क्या आप भी उनके ऊपर एक फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हो। ऑब्वियसली वहाँ पर मेंशन किया कि फोर्स अप्लाई होता ही रहता है, तो एक फ़ोर्स अप्लाई होता रहता है। फिर आगे वो मूव करना नहीं करना वो अदर फोर्सेस के ऊपर भी डिपेंड होता है। याद रखो, हर कोई एक दूसरे से कनेक्ट है, वो इसी से कनेक्ट है ड्यू टू दिस फोर्स। बोलते हैं ना, हम जो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल्स हो, हर कोई वो कहीं ना कहीं हर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो इसी फोर्स की वजह से कनेक्टेड होते हैं। ऐसा मत सोचो कि किसी एक पे इफेक्ट पड़ेगा तो बाकी पे नहीं पड़ता है, पड़ता है इफेक्ट, बट हम उतने सेंसिटिव नहीं होते हैं, उतने कॉन्शियस नहीं होते हैं उस चीज़ को लेकर कि उतना इफेक्ट पड़ रहा है। तो न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यही बताया था। उन्होंने फार्मूला भी बताया, यहाँ पर ये लिखा है मैंने, F = G/m1m2/d²। अब ये इसके बारे में बात कर लेते हैं, फार्मूले को कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर इट रिक्वायर्ड 3 थिंग्स। m1 मतलब हो गया मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और m2 हो गया मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, और d मतलब यहाँ पर हो गया था जो डिफरेंसेस रहता है उनके बीच का, जो डिस्टेंस रहता है वो, है ना। एक उसमें पिक्स भी था, एक ब्यूटीफुल सा, एक ब्लू और ऑरेंज बॉल ऐसा बनाए हुए थे। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि कभी भी अगर आप, ये जो 2 ऑब्जेक्ट हैं वो उनके फोर्स हमेशा एक दूसरे के ऊपर अप्लाई कर ही रहे हैं। वो अगर मैं मास डबल कर दूं किसी एक का, एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हमने मास डबल कर दिया, इफ़ वी हैव डबल दी मास ऑफ एनी वन ऑब्जेक्ट, तो उनके जो बीच का फोर्स है, ओके, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का हम मास चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ फर्स्ट वन का मास अगर हम चेंज कर दे रहे हैं, उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा कर दे रहे हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा। तो साइज़ इंक्रीज़ होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए बड़े प्लैनेट होते हैं वो छोटे प्लैनेट पे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, है ना, बड़े लोग भी छोटे लोग पे इफेक्ट ज़्यादा डालते हैं। आगे फिर दूसरा उन्होंने बताया था कि अगर डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस भी उन्होंने बताया था कि डिस्टेंस अगर आपने इंक्रीज़ किया, मैं बताया ना, अगर 2 पर्सन के बीच में भी हो या 2 ऑब्जेक्ट के बीच में भी, अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ करोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं, काफ़ी दूर हो जाते हैं, तो उतना इफेक्ट नहीं रह पाता है फोर्स का। लेकिन जितना क्लोज आएंगे उतना ज़्यादा क्या होता है, फोर्स इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर वही दिए कि अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दो, 2 ऑब्जेक्ट या 2 प्लैनेट ले लो, उनके बीच का अगर आप डिस्टेंस डबल कर दोगे, है ना, डिस्टेंस बढ़ गया, तो फोर्स जो है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन उसमें भी पूरा एक फार्मूला बनाया होता है, तो इसमें कुछ नंबर्स आते हैं, तो फोर्स डिक्रीज़ होगा, लेकिन कैसे होगा, फैक्टर ऑफ 4 से होगा,
ओके, फैक्टर ऑफ 4 मतलब वही 4 के टेबल में जो भी आते हैं वही 4 के फैक्टर, उससे कम होगा, लेकिन डिक्रीज़ होगा। आपको यहाँ समझने का मेन पर्पस, जो मेन आइडिया वो यही है कि फोर्स डिक्रीज़ होता है अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन खत्म होने लगता है धीरे धीरे। नेक्स्ट वन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यूनिफॉर्म मतलब एकदम सेम सर्कुलर मोशन तो हमें मालूम है सर्कल में मूव करना, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मीन्स क्या आ गया कि इक्वल रहेगा, सेम, चेंज नहीं होगा। जैसे एक वॉच है तो वो बरोबर आवर्स, मिनट और सेकंड की अपनी अपनी स्पीड है, उतने में वो एक राउंड मारेंगे। सेकंड की स्पीड फास्ट नहीं हो जाएगी या स्लो नहीं हो जाएगी, जितना वो मूव करे उतना ही करेगी। और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वही कि फोर्स जो लगाया जाता है वो सेंटर में लगाया जाता है। तो ये मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था वॉच का ही, कि कैसे फिर इसी की हेल्प से हम विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी कम टू नो दैट जो उसकी बैटरी लगानी है वॉच के लिए वो कितनी पावर की होगी, कितनी वॉट की होगी, वेदर इट इज़ अ लेस लार्ज और ज़्यादा लार्ज चाहिए, सेल छोटे बड़े कैसे। तो ऐसे ही स्विंग्स जो झूले होते हैं उनमें भी यही होता है, कितनी पावर लगानी है उसमें, कितनी नहीं लगानी है, वो सेट किया जाता है। तो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की कि सेंटर में आपको फोर्स लगाना पड़ता है, जो फोकस रहता है पूरा वो सेंटर में रहता है। तो ऐसे सोलर सिस्टम में भी होता है, जो मेन ज़्यादा फोर्स लगाया जाता है वो सन ही अप्लाई करता है बाकी सबके ऊपर, और फिर जिसकी वजह से वो सर्कुलर फॉर्म में घूमते रहते हैं, लेकिन एकदम यूनिफॉर्म नहीं है। अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत उसमें लिटिल बिट चेंजेस रहते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं हाई टाइड और लो टाइड। इसमें भी क्या था, हाई टाइड और लो टाइड क्यों आते हैं, क्योंकि ये मून जो है, मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मून की भी अपनी पावर है, अर्थ की भी अपनी ग्रेविटी है। मैंने बताया था एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मून की जो कैपेसिटी है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका वो 1/6 है ऑफ द अर्थ, कम है, तो मून इतना नहीं खींच पाता है, तो अर्थ खींच लेती है। लेकिन वाटर जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच भी नहीं है अर्थ के साथ, तो वो जब जैसे वो राउंड लेता है, रेवोल्यूशन करता रहता है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं इसको, मून को, तो मून राउंड लेता रहता है अर्थ का, तो वो उसके पाथ में जितना भी वाटर आएगा, जहाँ पर वो 90 डिग्री जहाँ पर अप्लाई कर पाए, तो उस वाटर को वो क्या करता रहता है, पुल करता रहता है। लेकिन फिर वो मूव कर लेता है ना, कुछ 1 मंथ के अराउंड लगता है उसको पूरा राउंड मारने में। एग्जैक्ट तो नहीं है, कुछ 23 या 27.3 डेज़ होते हैं, 27 डेज़ ऐसा पॉइंट में दिया है। तो इतना, तो मेन जो हाई टाइड लो टाइड आती है वो जब मून एकदम उसके ऊपर आ गया वाटर के, तो उसको पुल कर लेता है अपनी ओर, अर्थ उतना नहीं खींच पाती है उस टाइम पे। अर्थ का भी अपना पावर लगा रहता है, इसलिए तो वाटर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा बहुत लेवल ऊपर आता है, जिसकी वजह से ये हाई टाइड आता है। लेकिन जैसे वो आगे मूव कर लेता है मून, मूव फॉरवर्ड, तो बाकी जो पानी उसने ऊपर पुल किया था वो वापस डाउन हो जाता है, तो क्या हो जाता है, लोअर टाइड। तो हाई टाइड लो टाइड आता है मून अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, और वाटर के ऊपर अप्लाई होता है अच्छे से, क्योंकि वो इतना स्ट्रांगली होल्ड नहीं है बाय द अर्थ। तो आप भी जिन चीज़ों के ऊपर स्ट्रांग होल्ड नहीं रखोगे तो दूसरे उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलो घूम फिर के वापस उधर ही आना पड़ता है, अर्थ के पास ही। नेक्स्ट आ जाते हैं अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन। हाँ, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट, देयर आर 2 कॉन्सेप्ट, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉन्सेप्ट। अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इट्स जस्ट सिंपल कि वही जो अर्थ की जो पावर है, जो फोर्स है जिससे वो अट्रैक्ट करता है सब चीज़ों को, तो वो पावर, वो इसकी फोर्स अर्थ की अट्रैक्ट करने की। कि आप एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप स्टोन को ऊपर फेंकते हो तो वो अर्थ अपनी ग्रेविटी उसके ऊपर पुल करती है, उसको नीचे पटक देती है। आप कितना भी मस्कुलर फोर्स लगा लो, आपकी मस्कुलर फोर्स इफेक्ट कर डालेगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक, और उसके बाद अर्थ उस पर लगाती रहती है अपना फोर्स जो है, और बाद में वापस उसको नीचे गिरा लेती है। क्योंकि हमारा मस्कुलर फोर्स कंटिन्यू नहीं रह पाता है ज़्यादा टाइम तक, अदरवाइज़ वो भी अच्छा रहता है, लेकिन वो कंटिन्यू अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए बोलते हैं कंटिन्यूटी रखो, हर चीज़ में कंटिन्यूटी चाहिए। एक बार अच्छे से कर लिया और एक बार नहीं किया, नहीं, वापस ज़मीन पे पटक दिए जाओगे। तो एग्जांपल वही स्टोन का दिया था। लेकिन यहाँ पे है एक्सेलरेशन। ना व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीन्स क्या। एक्सेलरेशन मतलब जब फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। अर्थ की ग्रेविटी फोर्स जो है वो चेंज नहीं होती है, कुछ हाइट वेट पे होता है थोड़ा बहुत इफेक्ट, लेकिन लगभग वो चेंज नहीं होती है। जितना भी एक लिमिटेड एरिया में है वो चेंज नहीं होती है। उसकी जी की जो वैल्यू है, तो मैंने बताया था 9.8 समथिंग है, 9.7 है, ऐसे अराउंड रहती है पर्टिकुलर लोकेशन में। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेलरेट कर देता है। तो अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो अप्लाई करती है, क्योंकि फोर्स का इफेक्ट होता है। जब भी आप फोर्स किसी चीज़ पे इफेक्ट अप्लाई करोगे
तो उसके अंदर जो मूवमेंट आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसमें बताया था कि अगर मास ज़्यादा होगा तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है ना। ज़्यादा हैवी चीज़ है तो ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरेगी, लाइट वेट है तो थोड़ा धीरे गिरेगी। तो वो इसमें था ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट आ जाती है वेरिएशन इन जी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि वेरिएशन इन जी में भी डिफरेंस है। हमें लगता है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होगा जी का वैल्यू, लेकिन नहीं। एज आई टोल्ड यू, इसमें 3 टाइप हैं, ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस। ऑन द सरफेस देर आर 2 वैल्यूज़, 9.83 समथिंग एंड 9.77 समथिंग इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक। अब वो डिफरेंस क्यों है, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो सेंटर है दैट इज़ too much close as comparing to, not very much close but little bit close as comparing to other 2 side, ईस्ट और वेस्ट से। तो वहाँ पर जो, तो ये ऑन द सरफेस ही है, इन चीज़ों पे अप्लाई होगा जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगी ऑन द सरफेस, तो उन पे वो पुल जो रहता है तो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे, नॉर्थ और साउथ पोल पे, और बाकी दोनों पे लिटिल बिट कम है, 9.73 अराउंड। फिर अबाउट द सरफेस, तो हमें पहले ऑन द सरफेस क्लियर हो गया कि 2 ही डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। फिर आता है अबाव सरफेस कि आप एक पर्टिकुलर हाइट पे, इसका एक दे हैव मेंशन अ टेबल कि कितनी हाइट पे जाते हैं तो कितना होता है। तो कुछ जब 36.6 किलोमीटर ऊपर गए थे तब थोड़ा सा डिफरेंस आना स्टार्ट हुआ था, 9.77 हो गया था जी का वैल्यू। इसको हम बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और फिर उसके बाद और ज़्यादा हाइट पे गया, 400 पे गया था तो कुछ 8.77 कुछ हो गया था। और फिर एग्जैक्ट डेटा आप उसमें देख लेना। और फिर नेक्स्ट और ऊपर गया जिसमें हमने बताया था कि 35,000 क्रॉस कर जाएगा, बट इस क्रॉस 35,000, क्योंकि उसके बाद उसका ऑर्बिट स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है, तो 0.227 कुछ रह गया था। तो दिस सेकंड कॉन्सेप्ट शोज़, दिस कॉन्सेप्ट और ये सेकंड पार्ट जो है अबव द सरफेस, ये शो करता है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगी, एज द हाइट इंक्रीजेस, आप ऑब्जेक्ट की हाइट अगर इंक्रीज़ करते जाओगे तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो फोर्स है उसका, वो कम होने लगता है और एक टाइम पे वो बहुत कम हो जाता है, 0 तक भी आ जाता है। इसमें 0 पॉइंट समथिंग ही दिया था, लेकिन और क्रॉस कर देंगे तो एज यू नो ऑर्बिट क्रॉस हो गया तो फिर अर्थ का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम नहीं कर सकता है, फिर नीचे नहीं गिरा सकते उसको, फिर वो निकल गया। और फिर थर्ड था बिलो सरफेस। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, इतना फोकस नहीं करते हैं बिलो द सरफेस, क्योंकि हमने क्या इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो इसमें था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज़ करोगे तो फोर्स डिक्रीज़ होता है, और डिस्टेंस अगर डिक्रीज़ करोगे मतलब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस कम होता जाएगा तो फोर्स इंक्रीज़ होगा। लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अगर जब बिलो द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर जाना है, अभी सरफेस से भी अंदर खोद के अंदर चले जाए, स्टार्ट द डिगिंग वर्क, और किसी ऑब्जेक्ट को मैंने एग्जांपल दिया था तुम्हें आयरन बॉल का, या कुछ भी ले लो, कोई भी ऑब्जेक्ट, और उसको अर्थ के अंदर लेके जाना है हम लोग को, तो समझो 100 किलोमीटर अंदर तक ले गए, कितना भी लेके जाओ, ले गए, तो उनके बीच का डिस्टेंस जो अगर देखा जाए तो अर्थ के सेंटर का और उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एज़ पर लॉ क्या है कि उसका जो डिस्टेंस हमने कम कर दिया तो फोर्स क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज़ हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर फोर्स क्या हो जाता है, कम, बिकॉज मास आ जाता है। अगर 100 किलोमीटर आप अंदर आ गए हो तो 100 किलोमीटर पीछे का जो पोर्शन है अर्थ का वो काम नहीं करेगा। तो अर्थ की ग्रेविटी सेंटर में काम करती है, लेकिन वो जो पूरी अर्थ का जो मास है वो भी इफेक्ट करता है। इसलिए हमने बताया ना, मास डबल हो गया तो भी फोर्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ मास का रोल हो जाता है कि मास डिक्रीज़ हो गया, सिर्फ डिस्टेंस नहीं कि डिस्टेंस कम हो गया, मास भी डिक्रीज़ हो रहा है। दैट्स वाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, यही इसमें बताया था। नेक्स्ट वन आ जाते हैं मास एंड वेट में। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इट्स बिफोर इन आई थिंक इन द अर्लियर स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट इट, कि मास मीन्स क्या है, जो मैटर कंसिस्ट है किसी चीज़ के अंदर। मैंने राइस का एग्जांपल दिया था, क्योंकि आपने कुछ भी 100 दाने ले लिए, किसी भी 100 सीड्स ले लिए, तो वो उसका मास है, वो भी आप किसी भी प्लेनेट पे लेके जाओ वो डिक्रीज़ नहीं होने वाला है, उतना ही रहेगा। लेकिन वेट जो है वो किससे कनेक्टेड हो जाता है, वेट इज़ कनेक्टेड विद दी ग्रेविटी के ऊपर कनेक्ट हो जाता है, तो वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो मास चेंज नहीं होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, और जो चेंज हो जाते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो यही था मास और वेट में डिफरेंस। अब आगे आ जाएं हम तो ग्रेविटेशनल वेव्स। ओके यस, ये वेव्स, हर चीज़ की वेव्स होती हैं, क्योंकि वेव्स वहीं बनती है जहाँ वाइब्रेशन होता है। तो अगर आप अर्थ पे कोई चीज़ पटक दो ऊपर से, चाहे कोई छोटी चीज़ भी पटको, तो भी उसमें अर्थ में हल्के से
वेव्स आते हैं, लेकिन उसको हम इतना मेज़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब अर्थक्वेक आता है तो वो भी पता है कि अर्थ के अंदर ही वो वेव्स आती हैं, मूवमेंट्स होती हैं। जहाँ मूवमेंट्स होंगी, जहाँ वाइब्रेशन होगा, वहीं पर क्या बन जाती हैं, वेव्स। वेव्स का मेन पर्पज़ यही है, दो चीज़ें आपस में टकराएंगी या उनको हम मूव करेंगे, है ना। जैसे स्ट्रिंग, एक धागे को एक हाथ से दूसरे हाथ से पकड़ लो कस के और बीच में से ज़रा सा हिलाओ, जिसको बोलो हिलाने के लिए, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, वेव्स बन जाएंगी। तो इसमें ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में दिया था। न्यूटन ने बताया था, उन्होंने कुछ डिटेक्ट भी किया था, जिसके कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए थे जिससे वो डिटेक्ट कर सकते थे कि अर्थ के अंदर क्या हो रही है, ये वेव्स हैं। ओके, सिर्फ अर्थक्वेक के टाइम पे तो होती हैं, लेकिन उसके पहले ऐसे भी चालू रहती हैं वेव्स, हल्की हल्की मूव करती रहती हैं, तो वो चालू ही रहेंगी। वो अंदर कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है वेव्स, जैसे हमारे माइंड में बहुत सारे आइडिया आते रहते हैं, तो वेव्स चलती रहती हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं। अब इनका बहुत ज़्यादा बताया है कि ये जो, अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है ग्रेविटेशनल वेव्स में समझने के लिए आपको, उन्होंने ये बताया कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो होती हैं ये यूनिवर्सल, ये सिर्फ ऐसे नहीं मूव हो रही है, अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही हैं, वो किसी यूनिवर्सल फोर्स की वजह से आती है ना। इसमें एक अर्थ का खुद का फोर्स है, एक सन का फोर्स है, बाकी प्लैनेट के फोर्स है, लेकिन एक यूनिवर्सल फोर्स है, पूरे यूनिवर्स में एक फोर्स और काम कर रहा है जो हर चीज़ को मूव कर रहा है सब। तो बोलते हैं वो भी एक है, उसकी वजह से ये मूवमेंट आते हैं। तो अगर हम इन वेव्स को पढ़ लें, इनकी स्टडी कर लें, इनके कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए जो इसको स्टडी कर सके डीप में, तो बोलते हैं हम वो सब पता लगा सकते हैं, और एक प्लैनेट कब फिनिश होगा, उसका फ्यूचर वगैरह सब पता लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसा ही होता है, वेव्स जो होती हैं वो, जैसे रेडियो की है तो वो भी वेव्स है, जो हम सेल फ़ोन है वो भी वेव्स है। एज यू नो व्हेन वी कॉल समवन, तो वेव्स पहले वो ऊपर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लगी हैं वहाँ पर जाता है, ये हमारा कनेक्शन जो है, जो हम बात करते हैं टावर, ये भी आजकल तो टावर भी लगा दिए गए हैं, लेकिन वो वहाँ से होते हुए आता है। तो ऊपर जो ऑर्बिट में है इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं उनकी वजह से। तो ऐसे इन वेव्स को भी अगर हम और स्टडी कर लें, इनके कांटेक्ट में, है ना, वो कोई मिल गया कि मूवी में भी वो वेव्स फेंकते रहते हैं, तो वो हम बहुत अलग अलग जो भी कोई और पावर है उससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर ये यूज़फुल है, लेकिन अभी तक इसमें बहुत ज़्यादा आगे स्टडी नहीं हुई है, क्योंकि है कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट यही है। लेकिन चल, और यूनिवर्स के बारे में हम और जान सकते हैं, हर प्लैनेट के बारे में, वो कब फिनिश होगा, क्या है, सब जान सकते हैं। क्योंकि ये वेव जो एक कनेक्शन है यूनिवर्सल पावर का, फोर्स का, अर्थ की पावर से एक कनेक्शन है। उस कनेक्शन को अगर हम जान लें तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। नेक्स्ट माना जाता है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब यही है कि कोई एक ही फोर्स काम करे। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे अगर हम साइकिलिंग करते हैं या ऐसा बाइक भी चलाते हैं, साइकिल का एग्जांपल ले लो, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ साइकिल। अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिलिंग करते करते आप एक ब्रिज पे चढ़ जाओ, तब तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स टू क्लाइंब ऑन दी, नॉट क्लाइंब, यू हैव टू साइकिल। तो वहाँ तक तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर, लेकिन जब आपको नीचे उतरना है तो जस्ट यू हैव टू, देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई एनी फोर्स। आपको कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना है, बस ब्रेक पे हाथ अच्छे से रखें तो साइकिल अपने आप मूव करेगी और बहुत अच्छे से फास्ट जाएगी। क्योंकि वो टाइम पे क्या, हमने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, वी हैवंट अप्लाई एनी फोर्स, हमने कोई मस्कुलर फोर्स उसमें नहीं लगाया, लेकिन फिर भी वो मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। जब कोई एक ही फोर्स की वजह से कोई चीज़ मूव करती है तो दैट इज़ कॉल्ड फ्री फॉल। उस पर और कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई नहीं करना है। तो यही है फ्री फॉल। आप एक स्टोन ऊपर से फेंक दो, ये बुक में एग्जांपल दिया था कि स्टोन ऊपर से फेंक दिया तो उस पर उस टाइम पे सिर्फ ग्रेविटी इफेक्ट कर रही है और कुछ नहीं। ऐसे तो मैंने एज ए टोल्ड यू कि कम से कम 3 फोर्स तो काम करते ही हैं। अर्थ की ग्रेविटी भी काम कर रही है, जो चीज़ है उसका भी अपना एक फोर्स होता है, वो भी काम करता है, और उसका मास भी काम करता है। ये सब चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा भारी चीज़ रहेगी जल्दी नीचे आएगी, हल्की है तो लेट आएगी। पर जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ क्लियर करना है, फ्री फॉल मीन्स यही है कि अर्थ की ग्रेविटी काम कर रही है। अभी हमें अर्थ पे तो हम अर्थ का ही पढ़ेंगे कि कोई भी एक ही फोर्स काम कर रहा है और उसी की वजह से मूव कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फ्री फॉल। और इसमें भी लेकिन 2 बोलते हैं, एक फ्री फॉल बोलते हैं और एक बोलते हैं ट्रू फ्री फॉल। मतलब ये जो फ्री फॉल पढ़ा है थोड़ा झूठा है नहीं, तो और आप जितना नॉलेज आप जितना स्टडी करोगे उतना डीप जा सकते हो। तो इसमें ट्रू फ्री फॉल भी दिया हो। उसमें क्या बोला है कि बोलते जब हम फेंकते हैं ऊपर से किसी स्टोन को, तो उसी मत सोचो कि सिर्फ स्टोन का मास है उसकी वजह से वो नीचे आ रहा है या उसकी ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। नहीं, एक और फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर, जो विजुअल दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन हमें पता चलता है। अभी तो बच्चे को पता है कि वो बीच में फोर्स कौन सा है, वो एयर का, एयर प्रेशर। हवा भी जैसे रोकती है, अगर उस एयर को निकाल दे हम, वैक्यूम पूरा हवा बाहर निकाल दे, तो वो एक ही साथ आ जाएगी, वो एक पर्टिकुलर स्पीड से ही आएगी। फिर नहीं, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा कि कम ज़्यादा। मैंने एग्जांपल दिया था आयरन बॉल और फेदर का कि एक साथ फेंको उसको
वैक्यूम निकाल लो, वैक्यूम के थ्रू वो पूरी हवा निकाल लो वहाँ से, तो क्या होगा, सीधा नीचे आएंगे, दोनों साथ में आएंगे। तो वो भी एक है, तो उसको ट्रू फ्री फॉल बोलते हैं कि एयर भी निकाल लो तब देखो क्या होता है। तो वो है एग्जैक्ट ट्रू फ्री फॉल। अब आ जाते हैं 13th। टाइम देख लो कितना हो गया, 25 मिनट। ओके, रिवीजन है, अभी लगेगा टाइम थोड़ा। फिर आगे आ जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यस, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे को यहाँ पर यही लगा सबसे बेटर पॉइंट। यहाँ पर बोला है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है, मतलब अर्थ की जो पावर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ नेगेटिव। हाउ कैन वी से दैट इज नेगेटिव? तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्लियर द कॉन्सेप्ट दैट पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? तो जो भी दिस इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट, यू नो वेरी वेल, द वर्क इज़ डन थ्रू द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट्स होती है। बट पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या? द स्टोर एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर ऑब्जेक्ट को मैं किसी को हाई, मतलब इसका फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का mgh करके, उसका मास मैटर करता है, उसकी हाइट मैटर करती है। अगर आप ज़्यादा हाइट पे लेके जाओगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगी, कम हाइट रहेगी तो कम रहेगी। लेकिन यहाँ हमें किस चीज़ के बारे में बात करना है? हियर वी हैव टू टॉक अबाउट दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं देखनी है, हमें अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, अर्थ की डायरेक्ट। क्या अर्थ नीचे गिर सकती है? नीचे गिर रही है? नहीं। उसकी पोटेंशियल हम सोचेंगे ज़ीरो है? नहीं, ज़ीरो भी नहीं। ज़ीरो उस ऑब्जेक्ट की होती है जब वो ऑब्जेक्ट हम अर्थ से ऊपर लेके जाते हैं। ओके, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी जो वो डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, और यहाँ जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अर्थ की खुद की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव भी नहीं। किसी ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव हो सकती है, जैसे जैसे हम उसको ऊपर लेके जाएंगे पॉजिटिव 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 बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लेवल के बाद तो वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर हो जाएगा। तब क्या हो जाती है? ज़ीरो। ज़ीरो वहाँ है, पॉजिटिव भी है ऊपर, और उसके बाहर चले जाएंगे तो ज़ीरो। मेडिटेशन में हम ज़ीरो स्टेज भी बोलते हैं, कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन बोलते हैं अर्थ की खुद की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है। यस, इट इज़ नेगेटिव। तो यही है, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलो। तो ये इसका फॉर्मूला है, और बस इसमें यही बताया है कि ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव क्यों है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके अर्थ कहीं पे गिर नहीं रही है, वो मूव कर रही है। क्योंकि वो ऊपर जाए नीचे जाए, ये इंक्रीज़ होना, ज़ीरो हो जाना, ये सब कब होता है? जब किसी चीज़ को कहीं से ऊपर लेके जाओगे, दूर लेके जाओगे, फिर उसके नीचे गिरने के चांसेस हैं, है ना, तब जाकर वो पॉजिटिव ज़ीरो का आता है। नेगेटिव नहीं। नेगेटिव मतलब जो स्टॉप है या सिर्फ घूम रही है, लेकिन वो ऊपर नीचे नहीं गिर सकती, तो वो क्या हो गया? नेगेटिविटी। इसलिए बोलते हैं अर्थ पे नेगेटिविटी बहुत है, यहाँ से निकलना है। पॉजिटिविटी भी है, लेकिन वो बहुत गेन करनी पड़ती है। फ्री में आपको नेगेटिविटी मिलेगी यहाँ पे, है ना। अच्छा कोई नहीं बताएगा नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा। आगे आ जाते हैं स्केप वेलोसिटी। स्केप मतलब भाग जाना, निकल जाना। तो वेलोसिटी आई टोल्ड यू इट इज़ जस्ट अ सिमिलर कॉन्सेप्ट टू स्पीड, बट हेयर डायरेक्शन अवेयर। तो क्योंकि इसमें हम ऊपर नीचे, यही है, स्टोन को ऊपर फेंको, फिर ऊपर से नीचे फेंको। रॉकेट के बारे में, स्पेसक्राफ्ट के बारे में वी आर टॉकिंग। तो स्केप वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई एक फोर्स लगाओ जैसे रॉकेट में होता है, और वो अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए। क्या अर्थ की ग्रेविटी में चला जाए, ग्रेविटी में नहीं, सॉरी, उसके ऑर्बिट में चला जाए। तो स्केप वेलोसिटी मतलब अर्थ की ग्रेविटी की लिमिट को क्रॉस कर जाए, जो मैंने बताया एज आई टोल्ड यू अबाउट 35,000 किलोमीटर है। तो वो अगर क्रॉस कर गए तो बस फिर राउंड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नीचे गिरने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। तो वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? बाहर। तो escape velocity is that velocity where the object on which we can apply a force by which it is beyond the limit of the earth's gravity, अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए, तो वो होता है escape velocity। तो पावर चाहिए, उसके बाहर निकलना है, तो एक रॉकेट ही जा पाता है। और लास्ट वन है वेटलेसनेस इन स्पेस। ये भी एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे दिया है, ऐसे तो सिलेबस में कैंसिल, ये मैंने स्टार्टिंग में बोला, नॉलेज लो अच्छे से, अभी स्टडी जो है नॉलेज बेस्ड ही है। तो वेटलेसनेस इन स्पेस मतलब क्या है कि बोलते जो स्पेसक्राफ्ट रहते हैं स्पेस में, और जो ट्रैवलर्स भी होते हैं, और जो वहाँ पर चीज़ें होती हैं, मैंने एग्जांपल भी दिया था, वो लोग ऐसा डिस्कवरी में दिखाते भी हैं कि वाटर की एक ड्रॉप वो लोग ऐसा, वो भी फ्लोट कर रही है, वो लोग भी फ्लोट कर रहे हैं, हर एक चीज़ वहाँ पे फ्लोट कर रही है, वहाँ पे टाई करके रखना पड़ता है, नहीं तो सब फ्लोट ही करता रहता है। तो बोलते हैं क्यों होता है? हम यहाँ तक यही सोचते हैं कि वो अर्थ से बाहर हो गया, इसलिए वहाँ पर
कोई फोर्स इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन बुक में थोड़ा सा अलग दिया है कि ये इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी की वजह से ही हो रहा है। तो वैसे जहाँ तक हमको नॉलेज है ये इसी चीज़ की वजह से होता है, क्योंकि आप जैसे आपने ग्रेविटी क्रॉस कर दी अर्थ की, जब तक अर्थ की ग्रेविटी में हो तो वो आपको नीचे पुल करेगी, लेकिन जैसे उसकी लिमिट से आप निकल गए तो आपके ऊपर अब वो जो यूनिवर्सल फोर्स होता है वो अप्लाई होता है, और वो उसका रूल क्या है, वो मास के हिसाब से अप्लाई होता है। जिसका ज़्यादा मास है वो कैसे मूव करेगा, जिसका स्लो मास है वो कैसे मूव करेगा। ये मेन इसका रीज़न यही है, हमें जहाँ तक ये अच्छे से मालूम है कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई वहाँ पे नहीं होता है कि वो नीचे गिरा दे, इसलिए वो सिर्फ यूनिवर्सल फोर्स जो है वही अप्लाई होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर क्या करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। तो इसको वो लोग डिस्कवरी चैनल में दिखाते हैं, वो लोग ये भी बनाते रहते हैं, नीचे अर्थ पे भी बना लेते हैं, वैक्यूम निकाल दो और उनको वो गैस के सिलेंडर लगा दो ताकि भाई सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, और वो फ्लोट करते रहेंगे वहाँ पे, है ना, मज़ा आता होगा। जो साइंस में वेरी क्यूरियस है, द स्टूडेंट हु आर वेरी क्यूरियस अबाउट एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं, जो भी इनके बारे में क्यूरियस हैं, टू नो अबाउट दैम, और साइंस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों को बहुत इन्जॉय करते हैं कि पूरी हवा निकाल दो, कैसे हम फ्लोट कर सकते हैं, वी कैन फ्लोट ओवर देयर। तो बस यही था इसमें, कुछ डाउट लगा तो बहुत इजी है, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। व्हाट्सएप पे ज़रा सा वो जो उसमें स्पीकर का रहता है ऑप्शन, उसमें आप क्वेश्चन बोल के भेज दो मुझे, कुछ भी इसमें से सीखना है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो पूछ सकते हो। ओके, वैसे तो सिंपल ही है, क्योंकि मैंने देखो पूरा आराम से समझ के पूरे 15 के 15 एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा स्टडी करने में, टीच करने में। बहुत ही साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत कुछ जानने में हेल्प मिलती है। ओके, टिल देन बाय बाय। मैं और कुछ मराठी वगैरह का भेजता हूँ और फिर मैथ्स करेंगे कंटिन्यू।